हेलो डियर स्टूडेंट्स, जो अपने मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है बच्चा, क्वेश्चन अपन कहाँ गए हैं आज? 813 पे है ना अपना आज का पेपर है बच्चा, 813 नंबर। ठीक है, तो सॉल्यूशन बनाते हैं बढ़िया से, पेन कॉपी अपना साथ में लेके बैठिए, नोट्स बनाइए और 813 नंबर पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है ना, तो ज़्यादा बातें नहीं करते हुए, टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, है ना। चलो भाई, 1 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। फर्स्ट क्वेश्चन में बच्चा दे क्या रखा है, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस इज इन एरर। एरर बतानी है ना, तो क्या दे रखा है, आई हैव डिसाइडेड टू वेट इन द कैफेटेरिया अंटिल शी विल कम आउट। अब देखो बेटा, कई बच्चे ये सोचेंगे कि कैफेटेरिया के पहले किसका यूज करना है, यहाँ पर इनका, इनकी बजाय एट का यूज करना है, क्योंकि हम किसी कैफेटेरिया में जाते हैं तो वहां परमानेंटली थोड़ी जाते हैं, कोई जिंदगी भर थोड़ी रुकते हैं, वो तो 10 मिनट 20 मिनट 1 घंटे रुकते हैं, तो एट होना चाहिए। लेकिन नहीं, जब आप खुद भोजन नहीं कर रहे हो, किसी का वेट कर रहे हो, तो उस कंडीशन में बेटा क्या किसका यूज कर सकते हो, इन द कैफेटेरिया का यूज भी कर सकते हो और एट द कैफेटेरिया का यूज भी कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आपको पता है अनटिल, अनलेस, टिल, ठीक है, लेस्ट, ठीक है ना, आफ्टर, बिफोर, इफ, वेन, इन शब्दों के, एज सुन एज, इन केस, इन शब्दों के बाद में कभी शैल विल का यूज नहीं होता। जब शैल विल नहीं आएगा तो हमें इसमें एस या ईएस भी जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सी हमारा सब्जेक्ट केस है सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ तो फिर हमें वर्ब भी सिंगुलर बनानी पड़ेगी। ये शब्द मैं थोड़ी से बोल देता हूँ, अनटिल हो गया, अनलेस हो गया, टिल हो गया, लेस्ट हो गया, आफ्टर हो गया, ठीक है ना, बिफोर हो गया, ठीक है ना, बिफोर हो गया, इन केस हो गया, इन केस हो गया, एज सुन एज हो गया, एज सुन एज हो गया, ठीक है ना, अच्छा एज लॉन्ग एज हो गया, एज लॉन्ग एज हो गया, ठीक है ना, आफ्टर और बिफोर हो गया। बच्चा इनके बाद शैल विल का यूज नहीं करना, इन शब्दों के 10-11 शब्द इनके बाद में शैल विल का यूज नहीं करना, बल्कि हमें यूज किसका करना है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट का यूज करना है। चलो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस एज एन एरर। ये फिर से एरर का सवाल है बच्चा। एज आई स्पोक, जब मैंने बोला या कुछ बात करी, द चिल्ड्रन वर लॉफिंग फॉर, लॉ फॉर नहीं होता बेटा, लॉ ऑफ एट होता है, किसी की बात पर या किसी पर हंसो तो लॉ फॉर नहीं, लॉ ऑफ एट माई क्लेवरनेस, वो हंसे किस बात पर, मेरी चालाकी पर हंसे, तो लॉ ऑफ एट हो जाएगा बेटा, लॉ ऑफ फोर कभी होता ही नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, सी हो जाएगा। ठीक है, चलो बच्चा, क्वेश्चन 78 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 78 में क्या दे रखा है भाई, चेक करते हैं। fill in the blank with the most appropriate option, the chapter of the book shows signs of hurry। किताब का कौन सा पन्ना है, इस लेटर का मतलब होता है टाइम के लिए, जैसे रमन के लेटर देन मी, रमन मुझसे देरी से आया। तो यहाँ पर कोई भी वर्ब आना या जाना बताने वाली वर्ब कौन सी होती है, आना या जाना बताने वाली, कम, गो, गेट, रीच, अराइव, कम, इनमें से कोई भी वर्ब आ जाए तो बेटा आपको लेटर लिखना है एल ए टी ई आर वाला, एल ए डबल टी ई आर वाला लेटर नहीं लिखना, इस लेटर का यूज करना। ये समय के लिए होता है, एक बंदा 9 बजे पहुंचा, एक बंदा 10 बजे पहुंचा, तो 10 बजे वाला लेट था, तो इसलिए लेटर का यूज करना है। ठीक है ना, बिहाइंड का मतलब होता है पर्दे, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, और बिहाइंड का मतलब होता है पर्दे, कर्टन्स, कर्टन्स होते हैं ना जो अपन खिड़कियों वगैरह में लगाते हैं, उनको कर्टन्स बोलते हैं बेटा, कर्टन्स को बिहाइंड्स बोलते हैं। लास्ट है तो अंतिम हो गया, और पहला है तो फर्स्ट हो गया। ठीक है ना, बैक का मतलब आपको पता ही है, पीछे होता है ना, तो इसमें जो चैप्टर है वो कौन सा हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा, तो बच्चा यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, द लास्ट चैप्टर पहला होता। अच्छा, एक चीज बताना चाहूंगा, एक शब्द ध्यान रखना भाई, अगर कभी मूवी या बुक के लिए ये लिखा जाए हाफ, कोई मूवी है या तो कोई मूवी है या कोई बुक है, तो बुक है तो उसके हाफ कितने होते हैं, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ, तो बेटा फर्स्ट, पहले हाफ के लिए तो क्या लिखा हुआ मिलता है, फर्स्ट हाफ, दूसरे के लिए पेपर वाला क्या लिख के देता है, लेटर हाफ, क्योंकि हमने पढ़ाई क्या होता है कि दो में से बाद वाला होता है वो लेटर होता है, हालांकि दो में से बाद वाले को लेटर बोलते हैं, लेकिन किताब या मूवी का आधा दूसरा भाग है वो कभी भी लेटर हाफ नहीं होता, वो लास्ट हाफ होता है, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ, उसको बोलते हैं सेकंड हाफ, उसको क्या बोलेंगे, सेकंड हाफ। इस क्वेश्चन में यही सवाल बताना चाहूंगा मैं तो आपको कि भी कभी भी लास्ट हाफ मत लिखना और लेटर हाफ मत लिखना, उसको सेकंड हाफ लिखना। फर्स्ट हाफ और मूवी का जो इंटरवल से पहला है वो क्या होता है, फर्स्ट हाफ, और इंटरवल के बाद वाला क्या होता है, वो होता है सेकंड हाफ होता है। ठीक है ना, तो कभी भी लेटर हाफ का यूज मत करना उसमें। ठीक है, चलो भाई, इसमें तो अपना आंसर क्या हो गया, लास्ट हो ही जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 79 देखें भाई, क्वेश्चन नंबर 79 चेक करते हैं, तो क्या है 70, एसिमिलेट। अच्छा, इसमें आपको इससे क्या याद रख लो, सिमिल लिखा है ना, इससे याद रख लो शामिल, क्या याद रख लो, शामिल। तो एसिमिलेट करने का मतलब होता है चीजों को अपने अंदर समाहित कर लेना, अक्यूमुलेट करना, अक्यूमुलेट करना, इसके लिए एक बढ़िया सा शब्द होता है अक्यूमुलेट करना।
अच्छा, मतलब चीजों को आप अपने अंदर ले रहे हो, रिलीज कर रहे हो, अपने अंदर ले रहे हो चीजों को, तो हमें इसका बताना क्या है, जो बेस्ट एक्सप्रेस करता है यानी सिनोनिम बताना है। तो एब्जॉर्ब करने का मतलब भी क्या होता है, चीजों को अपने अंदर समाहित कर लेना, समेट लेना, ये हो जाएगा। एक्सक्लूड का मतलब क्या होता है, चीजों को अपने अंदर शामिल करना या छोड़ना, छोड़ देना, इंक्लूड होता है, तो इसका एक्सक्लूड का उल्टा हो जाएगा। ओवरलुक का मतलब क्या होता है, नजरअंदाज करना किसी को, मतलब कोई बंदा आपसे मिलने आया, हेलो आई किया, लेकिन आप उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे, तो आप उसको क्या कर रहे हो, ओवरलुक कर रहे हो। असेंबली का मतलब क्या होता है, असेंबली का मतलब क्या होता है, जहां लोग असेंबल होते हैं वो असेंबली होती है। जैसे राजस्थान की विधानसभा, वैसे विधानसभाओं को भी असेंबली बोला जाता है। और ये असेंबली शब्द बना हुआ किससे, असेंबल से। असेंबल का मतलब ही क्या होता है, गैदर होना, कलेक्ट होना, इकट्ठे होना, ठीक है ना, ये हो जाएगा भाई। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, एब्जॉर्ब करना। क्वेश्चन नंबर 80 में देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 80 में क्या दे रखा है, फाइंड द वर्ड बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग। बेस्ट एक्सप्रेस है तो बेटा क्या आ गया, फिर से सिनोनिम आ गया किसका, विम्पर। विम्पर का मतलब होता है टू टू क्राई सॉफ्टली, टू क्राई सॉफ्टली, ठुनकना, जोर जोर से रोना नहीं, बल्कि धीरे धीरे रोना। कई बार बच्चा किसी बात पे बिदक जाता है तो वो 2 घंटे तक रोता रहता है ना, उसको बोलते हैं विम्पर करना, विम्पर करना। तो क्या हो जाएगा, रोने के लिए बच्चा ये दे रखा है ना, वीप करना, ये दे रखा है। रोना लाउड है तो जोर से, प्रिवेंट है तो किसी को रोकना, प्रोहिबिट करना, फॉरबिड करना, ठीक है ना। पेसिफाई है तो शांत करना, मतलब अपीज करना किसी को, अपीज करना, अपीज का मतलब भी शांत करना होता है, अपीजमेंट, ठीक है ना। सूद, इसके लिए एक बढ़िया सा शब्द होता है सूद, सूद का मतलब भी क्या होता है, शांत करना होता है, ठीक है। चलो बच्चा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विम्पर का वीप वाला बन जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 81 में क्या दे रखा है, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग। अपोजिट बताना है बेटा अपने को, किस शब्द का, एबनिगेट। एबनिगेट का मतलब होता है अस्वीकार करना किसी चीज को, डिनाई कर देना, क्या कर देना, डिनाई कर देना, डिनाई कर देना। तो उल्टा क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट करना बेटा, ये देखो सामने लिखा पड़ा, एक्सेप्ट कर देना, ठीक है ना। अच्छा, एबनिगेट और रिजेक्शन दोनों एक ही होते हैं, इसमें भी आप स्वीकार नहीं कर रहे हो, रिजेक्शन में भी आप चीजों को स्वीकार नहीं कर रहे। इसके लिए एक बढ़िया सा शब्द दे रहा हूँ, रिजेक्शन के लिए टर्न डाउन कर देना। अगर आपने कोई एप्लीकेशन लिखी किसी ऑफिस में और आपकी वो अर्जी नामंजूर हो गई, तो बेटा आपकी एप्लीकेशन क्या कर दी गई है, टर्न डाउन कर दी गई है, रिजेक्ट कर दी गई है। डीनियल का मतलब भी इनकार करना बेटा, ये भी सेम है, डीनियल भी। सैक्रिफाइस का मतलब क्या होता है, त्याग कर देना किसी चीज का। आपके पास कोई चीज है और आपने किसी के लिए छोड़ दी कि चलो ले यार इसको तू यूज कर ले, तो वो आपने उसके लिए क्या कर दिया, सैक्रिफाइस कर देना, है ना। टू गिव अप वनस राइट, अपना अधिकार त्याग कर देना, उसको बोलते हैं अपन सैक्रिफाइस करना। तो आंसर क्या बन जाएगा बच्चा, एक्सेप्टेंस बन जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 82 में क्या दे रखा है, चूज द वर्ड अपोजिट। अपोजिट, कालस का मतलब होता है कठोर, कैसा आदमी, कठोर आदमी, जिसमें कोई दया वगैरह कुछ नहीं होती, उसको कालस बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, कालस ये हड्डियों के जोड़ वगैरह होती है ना, उसको भी कालस बोल सकती है। कालस, हाथ अगर सख्त हो जाए मतलब जो वर्किंग क्लास वगैरह है तो उसको भी कालस बोल सकती है। इमोशनली अगर कोई आदमी सख्त है तो भी कालस बोल सकते हैं। तो कठोर का क्या हो जाएगा, उल्टा कैसा हो जाएगा भाई, सिंपैथेटिक आदमी हो जाएगा, जिसके अंदर क्या चीज है, जिस आदमी के अंदर क्या चीज है, सिंपैथी है। जिस आदमी के अंदर क्या चीज है, सिंपैथी है, वो आदमी कैसे होता है, सिंपैथेटिक, वो आदमी हो जाएगा सिंपैथेटिक। बेटा इसमें एस मत जोड़ो, सिंपैथेटिक हो जाएगा। क्रूअल तो इसका सेम हो जाएगा, निर्दयी, ठीक है ना। टॉर्पिड का मतलब होता है बोरिंग आदमी, बोरिंग आदमी, एकदम नीरस आदमी, मोनोटोनस, टेडियस जिसको बोल सकते हैं, बोरिंग। इनसेंसिटिव कैसा आदमी होता है, जिसके अंदर कोई हया दया नहीं होती, जिसके अंदर कोई करुणा का भाव नहीं होता, यानी कालस और इनसेंसिटिव दोनों एक ही होती है, ठीक है ना। बेटा अगर किसी शब्द में आईसीएस लगा दो ना तो वो नाउन बन जाती है, फिर जैसे फिजिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, ठीक है ना, लिंग्विस्टिक्स हो गया, भाषा विज्ञान है उसको क्या बोलते हैं, लिंग्विस्टिक्स, GUISTICS, लिंग्विस्टिक्स, ठीक है ना, लिंग्विस्टिक्स। तो बेटा ये आईसीएस नहीं होता, ये लिंग्विस्टिक होता है, एडजेक्टिव है ये, क्योंकि ये भी जिसके लास्ट में OUS है ये एडजेक्टिव है, तो आईसी लगाने से ये भी क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। तो इसका आंसर बन जाएगा हमारा सिंपैथेटिक। चलो क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 83 में क्या दे रखा है देखो, सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, पेविलियन, फराओ, परसिस्टेंट और प्रीफर। पेविलियन में बेटा डबल एल नहीं होता, सिंगल एल होता है। पेविलियन की स्पेलिंग में डबल एल नहीं होता, सिंगल एल होता है पेविलियन, ठीक है। फराओ, कहाँ के राजाओं को फराओ बोलते थे, मिस्र के राजाओं को, ये बेटा वो वाला फराओ शब्द है ये जो मिस्र के राजाओं को बोलते थे। परसिस्टेंट, किसी बात पर कंटिन्यू करना, इसके लिए एक बढ़िया सा शब्द दे रहा हूँ, बहुत अच्छा सा शब्द है, परसिवियरेंस। परसिवियरेंस, ये शब्द जरूर याद रखना, इसका मतलब होता है दृढ़ता, जुझारूपना, आदमी के साथ कितने हालात बुरे आ जाए लेकिन छोड़ता नहीं है, डिटरमाइंड आदमी। कैसा आदमी, डिटरमाइंड आदमी, डिटरमाइंड आदमी जो गिव अप नहीं करता, क्विट नहीं करता, वैसे आदमी को बोलते हैं
परसिवियरेंस बोलते हैं, उस आदमी के अंदर क्या चीज है, परसिवियरेंस है, वो आदमी परसिस्टेंट है, वो आदमी डिटरमाइंड है, ठीक है ना। अच्छा, प्रीफर का मतलब आपको पता ही है स्पेलिंग, इसमें क्या दे रखा है, प्रीफर है, ये शब्द क्या चीज है, प्रीफर है। अगर आप इसमें कुछ भी जोड़ोगे ईडी वगैरह, तो लास्ट में कॉन्सोनेंट है, इससे पहले एक वोवल है, तो आपको अंतिम कॉन्सोनेंट को पहले डबल करना पड़ेगा, तो ये भी ठीक है आपका। तो बस स्पेलिंग कौन सा गड़बड़ हो गया, पेविलियन वाला आपका आंसर हो जाएगा, इसमें डबल एल का यूज नहीं करना, ठीक है बच्चा। चलो क्वेश्चन नंबर 84 देखें भाई। क्वेश्चन नंबर 84 क्या दे रखा है, सिलेक्ट द रोंगली स्पेल्ड वर्ड, गलत स्पेलिंग वाला शब्द बताना है। शेकल, ट्रेमल, पंपास और पेम्फलेट। बेटा यही स्पेलिंग गलत है आपका, यही शब्द गलत है। ये होती है हथकड़ी, हथकड़ी जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, फैटर, जिसको अपन बोल सकते हैं मैनेकल, ठीक है ना, जिसको अपन बोल सकते हैं ट्रेमल, जिसको अपन बोल सकते हैं ट्रेमल, इन सभी का मतलब होता है हथकड़ी। लेकिन ये दोनों हथकड़ियां एक है, और ये शेकल की स्पेलिंग बेटा ये नहीं होती, शेकल की स्पेलिंग होती है SHACLE, शेकल, ठीक है ना। मैंने आपको याद कैसे करवाया था, शेकल से क्या याद रख लो, शांकल याद रख लो, शांकल। पशुओं को किससे बांधते हैं, शांकल से। तो जो आदमी वगैरह के हाथ बांधने के काम आती है वो शेकल होती है। तो ये तो होती है एक, लेकिन हथकड़ी का हमेशा जोड़ा होता है दोनों हाथों के लिए, तो बच्चा वो शेकल्स बन जाता है। फिर वो फैटर नहीं, फेटर्स बन जाती है। फिर वो मेनेकल नहीं, मेनेकल्स बन जाती है। फिर वो ट्रेमल नहीं, ट्रेमल्स बन जाती है। और बच्चा आयरन का मतलब होता है लोहा, और अगर मैं आयरन का आयरन्स बना दूं तो इसका मतलब भी हथकड़ियां बन जाता है। समझ में आ गई बात। तो बच्चा इसकी स्पेलिंग गलत होगी। पंपास तो आपको मैं बताना ही नहीं चाहता, सभी को पता है। पंपास पता नहीं कौन से कंट्री के जो घास के मैदान है ना, उसको सवारना है ना। तो वैसे पंपास नाम भी आता है, पता नहीं अफ्रीका का है, ऑस्ट्रेलिया का है, मुझे नहीं पता, पर वो घास के मैदान है, उनको पंपास बोला जाता है। ट्रेमल का पता लग गया। पेम्फलेट आपको पता ही है, प्रचार प्रसार करने के लिए वो अपने पर्चे छपा के बांटते होते हैं ना किसी काम के लिए, वो पेम्फलेट होते हैं। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा आंसर कहां बन गया, ये वाला आंसर बन गया, ठीक है। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 85 चेक करें। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या लिखा हुआ मिल रहा है अपने को, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। हमें बताना है विच मीन्स, हमें बताना है सिलेक्ट द वर्ड, हमें वो शब्द चुनना है विच मीन्स जिसका मतलब है द सेम, बिल्कुल सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो शब्दों का समूह दे रखा है उसका सेम मीनिंग। तो एक ग्रुप ऑफ बेजर्स, बेजर्स बोलते हैं एक भालू जैसा जानवर होता है और उसके सिर पर सफेद धारियां होती है। उसको हमारी लैंग्वेज में हम लोग तो उसको बिज्जू बोलते हैं। अब पता नहीं वो सभी भाषाओं में उसको बिज्जू ही बोलते हैं, पता नहीं कुछ और भी बोलते होंगे, लेकिन एक्चुअल में उसको बिज्जू बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसके ग्रुप को बेटा क्या बोलते हैं, इसके ग्रुप को बोलते हैं सेटे, इसके ग्रुप को बोलते हैं सेटे, ठीक है ना। शोल है, ये अपन 50 बार पढ़ चुके, मछलियां, वेल्स, फिश, फिश और वेल के जो ग्रुप होते हैं ना उनको क्या बोलते हैं, शॉल बोलते हैं, स्कूल भी बोलते हैं उसको, शॉल और स्कूल, ठीक है ना। सीज, ये बेटा एक प्रकार की घास होती है, सीज होती है वो एक प्रकार की काइंड ऑफ ग्रास, ए काइंड ऑफ ग्रास, ए काइंड ऑफ ग्रास। शायद इसको हिंदी में सवाना बोलते हैं, सवाना घास, लेकिन एक्चुअल में ये होती घास, ये ए काइंड ऑफ ग्रास, ठीक है ना। स्कल्प, स्कल्प के दो अर्थ होते हैं, एक तो घात लगा के बैठना, छुप के बैठना कहीं पे, लर्क करना, लर्क, कोई जानवर है या कोई आदमी किसी पर छुप के घात लगा, एम्बुश जिसको बोल सकते हैं, इसके लिए इसके मीनिंग सिनोनिम बता रहा हूँ, एम्बुश, एम्बुश घात लगा के बैठना, छिप के बैठना। और लर्क का मतलब ही क्या होता है, घात लगा के छुप के बैठना, ठीक है ना। तो एक तो इसका ये मीनिंग हो गया। एक बोलते हैं बेटा स्कल्प का एक मतलब होता है लोमड़ियों का समूह, फोक्सेस का समूह, लोमड़ियों का समूह। लोमड़ी भी शिकार कैसे करती है अपने से छोटे जानवरों का, घात लगा के छुप के बैठती है, और खरगोश वगैरह जो पास से निकलता है तो वो मार देती है उनको, है ना। तो स्कल्प का मतलब घात लगा के बैठना भी होता है, और लोमड़ी के समूह, लोमड़ियों के समूह को भी क्या बोलते हैं, स्कल्प बोलते हैं। तो अपने पास तो बेजर है, तो बेजर के लिए क्या बन जाएगा, सेटे बन जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 चेक करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 86 में बच्चे लोग अपन को क्या दे रखा है, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। शब्द हमें वो बताना है, वो शब्द बताना है जो सेम अर्थ दे ग्रुप ऑफ वर्ड्स का, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमें दे रखा है ना। बेटा ये तो सेम ही सवाल हो गया, दोबारा रिपीट करता हूँ मैं एक बार, हमने चेंज ही नहीं किया, क्वेश्चन ही चेंज नहीं किया। तो हाँ, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। हमें वो शब्द बताना है जिसका अर्थ है सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। तो लेकिन जिसके अंदर कमी हो, लेक का मतलब जिसमें कमी हो, वाइगर बोले तो शक्ति, और इफेक्टिवनेस है तो प्रभावशालीता। इफेक्टिव मतलब इफेक्ट का मतलब प्रभाव, इफेक्टिव है तो प्रभावी, और इफेक्टिवनेस है तो प्रभावशालीता, यानी जिसके अंदर कोई असर नहीं होता। वाइगर से कई सारे शब्द बनते हैं, वाइगर से, जैसे विग्रस, विग्रस नहीं होता, विग्रस शक्तिशाली चीज होती है, उसको क्या बोलते हैं, विग्रस बोलते हैं। तो बेटा ये इसी से बने हुए शब्द है ना। तो जिसमें इफेक्टिवनेस नहीं होता, जिसके अंदर पावर नहीं होता, विगर का मतलब होता है पावर या शक्ति नहीं होती, तो पावर या शक्ति नहीं होती है बेटा उसको फ्लैसिड बोलते हैं। फ्लैसिड का मतलब होता है वीक,
फ्लैसिड का मतलब होता है सॉफ्ट एंड वीक एंड सॉफ्ट। ओके, तो बच्चा ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी में देखो क्या दे रखा है, प्लेसिड, प्लेसिड का मतलब होता है शांत, प्लेसिड बोले तो शांत। इससे बने हुए 10-15 शब्द मैं आपको करवा चुका हूँ, प्लेग से बने हुए शब्द मैं आपको कई सारे करवा चुका हूँ, जैसे प्लेकेबल, जैसे कि प्लेकेबल, इससे बने, प्लेसिड से बने हुए कई शब्द करवाए मैंने आपको, जैसे प्लेकेबल, इम्प्लेकेबल, इम्प्लेकेबल, ठीक है ना, प्लेकेटरी, प्लेकेटरी, ठीक है, प्लेकेटिव, जैसे प्लेकेटिव, ठीक है ना, जैसे प्लेसिड। तो ये सारे किसके लिए यूज होने वाले, शांति के लिए। जो किसी चीज को, प्लेसिड का मतलब होता है जो किसी को अपीज कर दे, शांत कर दे, जो किसी को पैसिफाई कर दे, शांत कर दे, जो किसी को पैसिफाई कर दे, शांत कर दे, ठीक है ना। तो बेटा इन शब्दों को देखना भाई। मैंने कल का से थोड़ी देर पहले, इसे 1 या 2 क्वेश्चन पहले आया था, हथकड़ी, मैंने कल बोले तो हथकड़ी एक है, दोनों में से एक हथकड़ी है तो मैनेकल है, और अगर दोनों की बात हो रही है तो मैनेकल्स बन जाएगा। ये सभी को पता ही है। ओपन एकदम खुल्लम खुला, ब्रेजन का मतलब होता है ओपन, ठीक है ना। अनअशेम्ड, जिसको कोई शर्म नहीं आती, अनअशेम्ड, अनअशेम्ड, ठीक है ना, उसको बोलते हैं बेटा ब्रेजन खुल्लम खुला, जो किसी बात में कोई किसी प्रकार का ढकाव छुपाव नहीं रखता। तो हमारा आंसर बच्चा क्या बन जाएगा, इसमें फ्लैशिट बन जाएगा। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 87 चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 87 चेक करते हैं भाई। तो क्या दे रखा है इसने, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम दे रखी है हमें, इडियम दे रखी है। प्ले का मतलब कोई वाद्य यंत्र को बजाना, और इट का मतलब किसके लिए यूज हो रहा है, उस वाद्य यंत्र का। कोई वाद्य यंत्र आपके पास हारमोनियम है, कोई गिटार है, कुछ भी है, इट का मतलब गिटार मान लो। प्ले का मतलब बताओ इस गिटार को बाई ईयर, कानों के द्वारा कैसे बताना है। आपने जो पहले कोई धुन दिमाग में तैयार कर रखी है उसके अकॉर्डिंग, या आसपास की जनता की डिमांड के अकॉर्डिंग, जनता ने बोला कि नहीं यार आप हमें तो वो गाना सुनाओ और हमें उस गाने की धुन सुनाओ, तो आप जनता से सुन सुन के उसके अकॉर्डिंग चल रहे हो, या अपना प्लान लेके आए हो उसके अकॉर्डिंग चल रहे हो, सुन के चल रहे हो। ई बाई ईयर का मतलब ही जो जनता बोल रही है उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हो। तो आप प्लानिंग के अकॉर्डिंग चल रहे हो, या बिना किसी प्लानिंग के चल रहे हो, बिना किसी प्लानिंग के चलना। तो डील विद का तो कोई मतलब ही नहीं है, डील विद सिचुएशन का तो मतलब ही बन सकता था इसका, डील विद ए सिचुएशन, किसी सिचुएशन का सामना कर, कोई हैंडल करना विद अकॉर्डिंग टू द प्लान, लेकिन प्लान के अकॉर्डिंग नहीं, प्लान के अकॉर्डिंग तो जा ही नहीं रहा, क्योंकि आप तो जनता से सुन के उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हो, ये तो गलत हो गया। प्लेइंग प्रैंक्स, प्रैंक करना ये भी नहीं है। बीइंग इनेप्ट, इनेप्ट का मतलब होता है किसी काम में अकुशल होना। एक तो होता है इन दोनों में अंतर चेक करना, एक तो ये एप्ट होता है और एक ये एप्ट होता है। होता दोनों का मतलब ये कुशल है, कोई बंदा किसी काम में कुशल है तो वो एप्ट भी होता है, वो दोनों में अंतर चेक करना, ठीक है ना। टू डिसाइड हाउ टू डील विद सिचुएशन, ना गलत बात। तो हाँ यही बनेगा भाई, क्योंकि इसमें भी आगे और लिखा पड़ा है, टू डिसाइड हाउ टू डील विद सिचुएशन, किसी हालात को डील कैसे करना है, एज इट डिवेलप्स, जैसे जैसे वो डिवेलप करती है, रेदर देन एक्टिंग अकॉर्डिंग टू प्लान, यानी हम प्लान के अकॉर्डिंग एक्ट नहीं करेंगे, बल्कि किसके अकॉर्डिंग करेंगे, जैसे जैसे वो डिवेलप करेगी, जैसे जैसे हालात पैदा होंगे ना उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो बताओ ये गिटार भी कैसे बजा रहा था, प्री प्लानिंग के साथ या जनता की डिमांड के अकॉर्डिंग। तो वैसे ये भी कैसे कैसे डील करेगा समस्या को, अकॉर्डिंग टू प्लान नहीं, बल्कि जैसे जैसे सिचुएशन डेवलप करेगी उसके अकॉर्डिंग। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो बच्चा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 चेक करते हैं क्या दे रखा है। तो क्या दे रखा है, करेक्ट एक्टिव पैसिव, एक्टिव या पैसिव फॉर्म बनाना है हमें इसका, ठीक है ना। बच्चा इसमें तो कोई ज्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है, वर्ब की पहली फॉर्म से शुरू है ना। अच्छा, कॉल इन द नेक्स्ट कैंडिडेट, अगले कैंडिडेट को बुलाया जाए, तो इसमें कोई रिक्वेस्ट का भाव है क्या, ऑर्डर और एडवाइस का या सजेशन का, ऐसा कोई भाव है, एडवाइस का या सजेशन का भाव है, सलाह का, जैसे गरीबों की मदद करनी चाहिए, हमें बुजुर्गों की का आदर करना चाहिए, ऐसा कोई सलाह का भाव है नहीं है। तो ये शुड वाला तो होगा नहीं, शुड वाला तो बनेगा नहीं इसमें, ठीक है ना। लेटेस्ट वाला तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अच्छा, लेट द नेक्स्ट कैंडिडेट, अब ये बन सकता था अगर साथ में क्या होता तो बी होता, तो क्योंकि अगर पैसिव वॉइस बनानी है और आपने वाक्य लेट से शुरू कर दिया तो आपको बाद में बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़ेगा, और ये रहा लेट भी है, और ये देखो बी के साथ थर्ड फॉर्म भी दे रखी है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेट द नेक्स्ट कैंडिडेट बी कॉल्ड इन, अगले कैंडिडेट को अंदर बुलाया जाए, बच्चा यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो बच्चे लोग अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन 89 चेक करते हैं अभी क्या दे रखा है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। बच्चा इसमें देखो दे तो सभी में दे ही रखा है ना। शेड का इसने क्या बना दिया, शेड का इसने बना दिया, इसने टोल्ड, एक्सक्लेम वाला तो हो नहीं सकता। एक्सक्लेम वाला क्यों नहीं हो सकता, एक्सक्लेम वाला तो तब बनेगा ना जब वाक्य के लास्ट में ये चिन्ह हो, है ना, और साथ में क्या दे रखा हो, या तो वाट से वाक्य शुरू हो, या उसे जैसे वाट है बिग बिल्डिंग, हाउ स्वीट द चिल्ड्रन, है ना, या फिर अल्लाह ओ गॉड, ये दे रखी हो तब होता, तो ये तो कट ही गया, ठीक है ना। अब इसमें देखो बेटा,
इसमें देखो दे वुड हेल्प यू, अब यहाँ पर यू दे रखा है और यहाँ पर इसने यू का यू ही दे रखा है, तो गलत हो गया, तो ये बन जाएगा बस दे सेड दैट। अब ये दे किसके अकॉर्डिंग, ये वी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, बोलने के वाले के अकॉर्डिंग, आई और वी किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, बोलने वाले के अकॉर्डिंग, तो ये वी है वो किस में चेंज हो गया, दे में। यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सुनने वाले के अकॉर्डिंग, तो दिया हुआ यू था, हमने मी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या बना दिया, मी बना दिया बच्चा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाहर टेंस कौन सा है, पास्ट है, तो विल का क्या बन जाएगा, वुड बन जाएगा, केन होता तो कुड बन जाता, ठीक है ना, इजारम है, यहाँ पर इजारम होता तो वोजबर बन जाता, ठीक है ना, हेज है तो हेड बन जाता, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 90 चेक करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 90 में देखो, गिवन बिलो आर फोर जंबल सेंटेंसेस, पिक द ऑप्शन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर। अच्छा भी सुनो, इसमें तो दे रखा है इन द प्री कॉलोनियल पीरियड, कौन से पीरियड में, जब तक कॉलोनियल सिस्टम नहीं आया था, कौन सा सिस्टम नहीं आया था, कौन सा सिस्टम नहीं आया था भाई, कॉलोनियल। कॉलोनियल कौन सा होता है, जब अंग्रेजों का राज था, कॉलोनी का मतलब ये उपनिवेश होता है, उपनिवेश किसको बोलते हैं, जो अंग्रेजों ने, इंग्लैंड ने, ब्रिटेन ने जितने देशों को अपने गुलाम बना रखा था वो सारी उसकी कॉलोनीज थी। तो क्या हो रहा था डोरी वॉज एन इंस्टीट्यूट, डोरी एक इंस्टीट्यूट थी, ठीक है ना, एक इंस्टीट्यूशन था जो काम क्या करता था, आगे जो भी है। यहां पर दे रखा है डोरी एग्जिस्टेड, डोरी एग्जिस्ट करती थी इन इंडिया, भारत में, इवन बिफोर द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल से पहले भी। यहां कब की बात हो रही है, प्री कॉलोनियल पीरियड, और यहाँ पर ब्रिटिश रूल, ये देखो कंपाउंड प्रॉपर नाउन आ रखी साथ में, ठीक है ना। इसके बाद में आ गया हाउ एवर, हाउ एवर तो शुरुआत में जाएगा नहीं, क्योंकि हाउ एवर किनको जोड़ता है, तो विपरीत कथनों को। एक कथन में तो बोला है राम एक अच्छा आदमी है, अगले में बोल रखा है कि अच्छा तो है लेकिन है तो भाई, अच्छा तो है लेकिन है आलसी, तो हमें हाउ एवर का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हाउ एवर किसको जोड़ता है, तो कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंसेस को जोड़ता है आपस में। इसके बाद में देखो दिस टुक ए ड्रास्टिक टर्न, इस बात ने टेक टर्न मतलब मोड़ ले लिया, कैसा, ड्रास्टिक, ड्रास्टिक बहुत ही नाटकीय परिवर्तन ले लिया। अब वो कौन सी चीज है जिसने परिवर्तन लिया भाई, तो जो सबसे इजी सेंटेंस है इसमें, जो सबसे आसान सेंटेंस है, वो पहला सेंटेंस बनेगा। बात किसके बारे में शुरू हुई है, डॉरी सिस्टम के बारे में बात हो रही है। डॉरी एग्जिस्ट करती थी इंडिया में कब, ब्रिटिश रूल से पहले। और यहाँ पर देखो कैपिटल नाउन, प्रॉपर नाउन भी दे रखी है, ये भी लेटर कैपिटल है और ये भी लेटर कैपिटल है, तो ये प्रॉपर नाउन होगी। तो नेचुरल सी बात है क्यों हमारा सबसे पहला सेंटेंस बनेगा इसमें, ठीक है ना। अब बताओ क्यों कहां पर दे रखा है शुरुआत में, एक तो इसमें ये नहीं हो सकता, एक तो ये नहीं हो सकता, एक ये नहीं हो सकता, या तो ये बन सकता है या ये बन सकता है। अच्छा अब देखो दे क्या रखा है, डोवरी एग्जिस्टेड, डोवरी एग्जिस्ट करती थी इन इंडिया, भारत में, इवन बिफोर द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल में भी। तो यहाँ पर डोवरी की कब की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, कब की बात हो रही है, जबकि इंडिया में ब्रिटिश रूल था तब की बात हो रही है। इट वॉज नथिंग लाइक टूडे, अब इस इट का यूज किसके लिए हो रहा है, इस इट का यूज किसके लिए हो रहा है, आदमी होता तो ही होता, शी होता तो औरत होता तो शी होता। इस डॉरी सिस्टम के लिए, इसी प्रथा के लिए किसका यूज हो रहा है, यहाँ पर इट का यूज हो रहा है। तो यहाँ पर इस डोरी का यूज किसके लिए हो रहा है, इट का यूज किसके लिए हो रहा है, डोरी का। डोरी क्या कर रही है, वो नथिंग लाइक टुडे, वो आज के जैसी नहीं थी। अब ये सेंटेंस कब का है, पास्ट का, और टुडे वाला सेंटेंस कब का है, प्रेजेंट का, ठीक है। अब ये और ये दोनों कथन एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी है, एकदम कॉन्ट्राडिक्शन में है। तो कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंसेस को आपस में किससे किससे जोड़ा जाता है, हाउएवर से जोड़ा जाता है। तो मतलब क्या बन गया, डोरी तो इंडिया में एग्जिस्ट करती थी ब्रिटिश रूल से पहले भी, कब है, पास्ट में, लेकिन वर्तमान में ये बिल्कुल अब जैसी नहीं थी। इट वॉज नथिंग लाइक टूडे, लेकिन ये डोरी सिस्टम आज जैसा नहीं था, कब, कब, उस जमाने में। तो इसलिए क्यू के बाद में क्या जाएगा, आर जाएगा, क्यू के बाद में आर जाएगा। अब समझ में आ गई ना बात, ये प्रेजेंट की कंडीशन बता रहा है किसकी, डोरी सिस्टम की। ये वाला सेंटेंस क्या बता रहा है, ये वाला सेंटेंस बता रहा है कि उस जमाने में आज के जैसे हालात नहीं थे डोरी सिस्टम के, आज जैसे हालात नहीं थे, तब डोरी सिस्टम किसी और पर्पज से यूज होता था और आज किसी और पर्पज से यूज होता है। तो ये दोनों सेंटेंस एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्शन में है, और कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंसेस को किससे जोड़ा जाता है, हाउएवर से जोड़ा जाता है, बस। अब इससे आगे बढ़ने की तो जरूरत ही नहीं है, बस, ठीक है ना। अच्छा अब इसने क्या कर दिया, इसने क्या बोला है कि हालात आज, अब और जा, पहली बात उत्तर तो आ चुका है भाई, क्यू के बाद में आर जाएगा, तो क्यू के बाद में आर वाला ये रहा हमारा आंसर, क्यू के बाद में आर जाएगा। तो क्यू के बाद में आर वाला सेंटेंस तो हमारा ये तो बन चुका है, क्यू के बाद में आर वाला तो ये देखो बन गया भाई, ये रहा। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको बात। अच्छा अब इसने क्या किया, ब्रिटिश, अब ये बता रहा है कि ब्रिटिश जमाने में होता क्या था, यहाँ पर इसने एक्सप्लेन कर दिया। ये देखो ब्रिटिश के जमाने में क्या था, डोरी एक इंस्टीट्यूट थी जो मैनेज करती थी औरतों को, ठीक है, किसके लिए, औरतों के लिए, और वो उनको मजबूत बनाती थी, स्टैब्लिश करती थी उनकी स्टेटस को, और मेंटेन करती थी उनकी स्वतंत्रता को, ठीक है ना।
ये सारी चीजें तो ये एक्सप्लेन कर दिया कि अब तो ये हो रहा है, और उस जमाने में डोरी ये काम किया करती थी। लेकिन आपको इतना ज्ञान नहीं लेना, आपका उत्तर क्यों के बाद आर आ गया था, इससे ज्यादा आपको ध्यान ही नहीं देना है, क्योंकि तो आपको तो हर एक सेकंड बचानी होती है ना पेपर में, तो इतना ज्ञान नहीं लेना, बस क्यों के बाद आर आ गया, आप बात खत्म, आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में क्या दे रखा है भाई? क्वेश्चन नंबर 91 में क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 91 में है गिवन बिलो आर फोर जंबल सेंटेंसेस, पिक द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट ऑर्डर। अच्छा, अब इसमें देखो, स्कूल्स एक्सपेक्ट टेक्स्ट बुक्स, इन एसेंस टेक्स्ट बुक्स, स्कूल्स एक्सपेक्ट, इसके बाद में इन एसेंस टेक्स्ट बुक्स, अगले में क्या दे रखा है, माय रिसर्च सजेस्ट, और इसमें दे रखा है इन सम टेक्स्ट बुक्स, और आगे दे रखा है फॉर एग्जांपल। सबसे आसान सेंटेंस कौन सा है इसमें? सबसे आसान सेंटेंस, और जो बाकी से कटा हुआ भी है, इसमें क्या दे रखा है, स्कूल्स नाम दे रखा है, ठीक है, इसमें टेक्स्ट बुक है, इसमें भी टेक्स्ट बुक्स है, ठीक है ना, और इसमें भी देखो टेक्स्ट बुक्स है, ठीक है ना, और इसमें भी देखो टेक्स्ट बुक्स है, लेकिन स्कूल नाम कहीं पर और कहीं पर आया है क्या? नहीं आया। पी एक नंबर पर चला जाएगा। जो कटा हुआ सेंटेंस होता है ना, जो कटा हुआ सेंटेंस है, जिस जो शब्द और कहीं पर है ही नहीं, वो या फर्स्ट सेंटेंस होगा और या सबसे एंडिंग सेंटेंस होगा, ठीक है ना। तो अब बात किसकी हो रही है? स्कूल की भी हो रही है, इसमें स्कूल नाम भी है और इसमें टेक्स्ट बुक नाम भी है, तो स्कूल वाले सेंटेंस को सबसे पहले लेके चलो, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? पी, ठीक है ना। स्कूल है वो क्या करते हैं? एक्सपेक्ट करते हैं किस बारे में? एक टेक्स्ट बुक के बारे में, कि वो क्या करें? वैल्यूएबल हो। क्या चीज वैल्यूएबल? सोर्स हो। स्कूलों को उम्मीद ये रहती है कि जो टेक्स्ट बुक है ना, वो वैल्यूएबल सोर्स होना चाहिए, एक स्रोत होना चाहिए, किस चीज का? इंफॉर्मेशन का। किन के लिए? स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। ये कोई बंदा है जिसने लिखा है वो बोल रहा है। अब ये बंदा क्या बोल रहा है कि जो मेरा रिसर्च है, जो मेरा रिसर्च है वो ये सजेस्ट कर रहा है, ठीक है ना। अब हाउ एवर लिखा गया, तो हाउ एवर लिखा गया तो ये इस सेंटेंस का कुछ ना कुछ उल्टा बोलेगा। जब हाउ एवर लिखा गया ना, तो ऊपर तो क्या बोला इसने कि किताबों से उम्मीद तो क्या है कि वो वैल्यूएबल सोर्स होनी चाहिए, किस चीज का? इंफॉर्मेशन का, यानी उनमें इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए? एकदम सटीक होनी चाहिए। लेकिन अब ये उल्टा बता रहा है, जो जिसने भी ये लिखा है ना, वो बंदा क्या बोल रहा है कि मेरा रिसर्च ये सजेशन दे रहा है कि टेक्स्ट बुक है वो क्या कर देती है, टेक्स्ट बुक क्या कर देती है, जो एड्रेस करती है प्लेस ऑफ नेटिव अमेरिकन विद इन द हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, वो डिस्टोर्ट कर देती है, डिस्टोर्ट कर देती है। टेक्स्ट बुक है ना, ये जो टेक्स्ट बुक्स है ये क्या कर देती है? बिगाड़ देती है। किसको? हिस्ट्री को, हिस्ट्री को बिगाड़ देती है। तो बताओ, ऊपर तो क्या बोला गया था? किताबें वैल्यूएबल सोर्स है, और यहाँ पर ये क्या बोल रहा है? मेरा ये सजेशन है कि जो टेक्स्ट बुक है ना, वो डिस्टोर्ट कर देती है, विकृत कर देती है, बिगाड़ देती है, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा? पी के बाद में आपका चला जाएगा आर। अब ये बंदा अपनी ही बात को, अब ये बंदा अपनी ही बात को और प्रूव कर रहा है, किसके द्वारा? एग्जाम्पल के द्वारा। तो ये देखो फॉर एग्जाम्पल हो गया। बंदे ने पहले तो दिया सजेशन कि मैं आपके सामने एक आइडिया रख रहा हूं, फिर अपने आइडिया को ये प्रूव कर रहा है, किसके द्वारा? एग्जाम्पल के द्वारा प्रूव कर रहा है। तो एग्जाम्पल क्या दे रहा है कि कुछ टेक्स्ट बुक में सेटलर्स आर पिक्चर, सेटलर्स को की तस्वीर पेश की गई है, उनको पेश किया गया है किसके रूप में? ज्यादा अच्छे, ज्यादा कॉम्प्लेक्स, ज्यादा स्किलफुल और ज्यादा बुद्धिमान, किसकी बजाय? नेटिव अमेरिकन की बजाय। और इस वाक्य में क्या लिखा गया है? जो नेटिव अमेरिकन है उनको तो खराब बताया गया है, उनके वैल्यू सिस्टम को तो खराब बताया गया है, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा पी आर, और पी आर के बाद में एस हो जाएगा, और इसके बाद में क्या आ जाएगा? क्यू आ जाएगा। लेकिन इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। सबसे पहले कौन सा जाएगा इसमें? पी। इन एसेंस का मतलब क्या होता है? सारांश, किसी चीज का सारांश। सारांश का मतलब ही क्या होता है? कंक्लूजन। इन एसेंस का मतलब होता है कंक्लूजन, इन कंक्लूजन, सारांश। तो जब कंक्लूजन लिखा हुआ आ जाएगा, तो वो कौन सा सेंटेंस होगा? सबसे लास्ट होगा। तो पी से शुरू होगा और क्यू से एंड करेगा। तो देखो इन दोनों में से एक बनेगा, या तो ये बनेगा और या ये बनेगा। अब हमें पता लग गया, एस पहले जाएगा और आर बाद में जाएगा, नहीं, आर पहले जाएगा और एस बाद में जाएगा। तो पी आर एस क्यू, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इतना दिमाग नहीं लगाना, बस इतना देख लो। सबसे पहले पी जाएगा, क्यू सबसे बाद में जाएगा। स्कूल्स वाला है सबसे पहले, इन एसेंस वाला सबसे लास्ट में, क्यू आ गया। अब हमें पता है बंदा क्या कर रहा है, सुझाव दे रहा है और फिर एग्जांपल दे रहा है। सुझाव देगा तो सुझाव के बीच में अपनी बात को प्रूव करने के लिए कोई ना कोई एग्जांपल दे रहा है, बस बात खत्म। इतनी ज्यादा लंबी खींचनी नहीं है रामलीला को। पी आर एस और क्यू आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं क्या दे रखा है। तो इसने दे रखा, अच्छा कॉम्प्रिहेंशन का मतलब 5 क्वेश्चन आ गए भाई इकट्ठे, ये तो क्लोजेस्ट है, तो 5 क्वेश्चन आ गए। तो क्या दे रखा है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, क्या काम करना भाई? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। इज वन ऑफ द पोटेंशियल्स, पोटेंशियल्स, वन ऑफ द पोटेंशियल। वन ऑफ के बाद में डिग्री हमेशा कौन सी आती है भाई? सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री के बाद में क्या लिखेंगे?
मोस्ट तो है तो सुपरलेटिव डिग्री का शब्द, लेकिन आएगा नहीं, क्योंकि मोस्ट आता तो इसके बाद में तो कोई ना कोई एडजेक्टिव आना चाहिए था, और पोटेंशियल है ये तो नाउन है, पोटेंशियल शब्द है ये तो नाउन है, अगर मोस्ट लगाओगे तो तुरंत बाद में कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब आना चाहिए सुपरलेटिव डिग्री का, तो ये तो होगा नहीं भैया, ये तो कट जाएगा, ठीक है ना। मेजर कैसे आ सकता है, मेजर कैसे आएगा, मेजर शब्द तो वर्ब है, और हमें वहां पर क्या चाहिए, नाउन है, तो इसके पहले हमें तो एडजेक्टिव चाहिए ना, तो ये तो नहीं आएगा। स्टेटस है, ये क्या चीज है, ये तो नाउन है, तो नाउन तो आ नहीं सकता। मेजर और माइनर, मेजर और माइनर शब्द है, ये 5 ऐसे शब्द होते हैं, मेजर, मेजर, माइनर, ठीक है। अच्छा, अल्टीरियर, इंटीरियर और एक्सटीरियर, एक्सटीरियर, ये अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री के ही माने जाते हैं, इनके पहले मोस्ट वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, ये शब्द अपने आप में कौन सी डिग्री की है, सुपरलेटिव डिग्री के शब्द है, ठीक है। और हमें पता है वन ऑफ के बाद में डिग्री कौन सी आनी चाहिए, सुपरलेटिव आनी चाहिए, और नाउन हमेशा कैसी आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए, तो ये रही प्लूरल नाउन, और डिग्री यहाँ पर चाहिए सुपरलेटिव। इन पांचों का मैं आपको बता चुका हूँ, इनके पहले ना मोस्ट लगाना ना और कुछ नहीं लगाना, ये भगवान के घर से पहले से ही सुपरलेटिव डिग्री के शब्द है, ठीक है ना। तो क्या लगा दो यहाँ पर, मेजर लगा दो, बस बात खत्म, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इंप्लॉयमेंट, क्या हो जाएगा, इंप्लॉयमेंट जनरेशन इज वन ऑफ द मेजर पोटेंशियल, एक सबसे बड़ी संभावना है, पोटेंशियल मतलब संभावना या शक्ति ऑफ सेरिकल्चर, किसमें, सेरिकल्चर में, रेशम कीट उत्पादन में, रेशम उत्पादन में, सिल्क इंडस्ट्री इन इंडिया, भारत में, द फार्म एंड नॉन फार्म एक्टिविटीज, चाहे वो खेती से संबंधित है, कृषि और चाहे गैर कृषि एक्टिविटीज ऑफ दिस। अब ये क्या चीज है भाई बताओ, सेरिकल्चर है जो, सेरिकल्चर है, और या जो सिल्क इंडस्ट्री है, ये क्या चीज है, सेक्टर ही तो है ना। एग्रीकल्चर है वो एक सेक्टर है, एजुकेशन है वो एक सेक्टर है, खेती है वो एक सेक्टर है, तो क्या लगा दूं इसमें, सेक्टर लगा दूं, ज्यादा दिमाग में काय को लगाऊं, बस मुझे पता ही है सेक्टर की बात हो रही है, कौन से सेक्टर की बात हो रही है, सेरिकल्चर और सिल्क इंडस्ट्री। तो दिस सेक्टर, यह सेक्टर कौन सा, सेरिकल्चर, रेशम उत्पादन वाला, और सिल्क का मतलब भी सेरिकल्चर वो होता है ना, शहतूत के पत्तों पर जो उनको कीटों को पाला जाता है, जो बाद में सिल्क बनाते हैं, तो उस सेक्टर की बात हो रही है। दिस सेक्टर क्रिएट, ये सेक्टर क्रिएट करता है 60 लाख मेन डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट एवरी ईयर, हर साल में कितना सेक्टर उत्पादन, ये सेक्टर कितना रोजगार देता है, इतना काम देता है कि 60 लाख आदमी एक दिन काम करे तब पूरा हो। 60 लाख मेन डेज का मतलब होता है एक आदमी कितने दिन काम करे, 60 लाख दिन, या 60 लाख आदमी कितने दिन काम करे, एक दिन काम करे, ये सेरिकल्चर सेक्टर है वो इतना रोजगार दे रहा है, एम्प्लॉयमेंट दे रहा है एवरी ईयर, हर साल, मोस्टली इन द रूरल सेक्टर, ज्यादातर खास तौर से कौन से एरिया में रोजगार दे रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में। द इंडस्ट्री हेल्प, ये इंडस्ट्री हेल्प करती है टू क्रिएट करने में इगेलिटेरियन, इगेलिटेरियन किसको बोलते हैं, समानतावादी, इगेलिटेरियन सिस्टम किसमें होता है, जिसमें एक वर्ग रिच और एक वर्ग पुअर हो, वो या दोनों में समान हो, इक्वेलिटी, इगेलिटेरियन मतलब समानतावादी। डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण ऑफ इनकम, ये सेक्टर क्या करता है, लोगों को इक्वल बनाता है, ये नहीं है कि एक प्रॉपर्टी एक ग्रुप के पास ज्यादा जा रही है एक के पास कम, नहीं, इक्वल, ठीक है ना। एज इट ट्रांसफर्स, क्योंकि ये इट का यूज किसके लिए हो रहा है, उस सेक्टर के लिए, वो कृषि वो सिल्क वाला सेक्टर है, वो ट्रांसफर करता है ग्रेटर शेयर, बहुत बड़ा हिस्सा ऑफ इट्स वेल्थ, अपने वेल्थ का, फ्रॉम हाई एंड, कौन से एंड, हाई एंड अर्बन कस्टमर, किन की तरफ से, जो अर्बन कस्टमर है, हाई एंड पर है तो अमीर है, गरीब जो गरीब शहरी लोग है वहां से पैसा ट्रांसफर करता है, किन की तरफ करता है, द पुअर आर्टिसन। अब पुअर है तो वो क्या चीज है भाई, पुअर देखते हैं, पुअर क्या चीज होती है, पुअर तो क्लासेस होती है भाई, पुअर क्लास होती है, हमारे समाज में दो ही क्लास है, पुअर क्लास एंड रिच क्लास। अच्छा, बीच में आर्टिसन लगा दिया तो कौन से लोग है, कलाकार लोग, कारीगर लोग, कपड़े बनाने वाला, घड़े बनाने वाला, लोहे का काम बनाने वाला, उनको क्या बोलते हैं, आर्टिसन बोलते हैं, और वो है क्या, क्लास, क्लास का मतलब ही क्या होता है, वर्ग, क्लास का मतलब होता है वर्ग, ठीक है ना। तो पैसा किधर से किधर जाता है, जब सिल्क उत्पादन वाला सेक्टर है ना, तो उसमें हाई एंड की तरफ से पैसा किस साइड में फ्लो करता है, पुअर क्लास की तरफ, इसलिए वहां पर समाज में क्या आता है, इगेलिटेरियन समाज बन जाता है, समानतावादी, क्योंकि जो पैसा है उसका वितरण कैसा हो रहा है, इक्वल हो रहा है, ठीक है ना। इसके बाद में इसने क्या लिखा है भैया, आगे देखते हैं, क्वेश्चन निकालते हैं भैया अगला। तो इसने दे रखा है, हाँ यहाँ पर क्लास आ गया, इन वेस्ट बंगाल मोर देन 1 लाख, मोर देन 1 लाख, 1 लाख से भी ज्यादा, 1 लाख से भी ज्यादा, कौन है वो, स्टेटस है, एक वर्थ है, एक फैमिली, एक फैमिलीज है, स्टेटस हो नहीं सकता, वर्थ का मतलब कीमत हो नहीं सकता, या तो फैमिली है और या फैमिलीज है, 1 लाख से ज्यादा फैमिलीज, और कर क्या रखा है, ओक्यूपाई है, ओक्यूपाई मतलब किसी काम में लगा हुआ, तो काम में लगा हुआ कौन है, काम में लगे हुए तो फैमिली होती है, लोग होते हैं, है ना। ओक्यूपाई विद का मतलब होता है किसी काम में व्यस्त होना, बिजी, अंगेज होना किसी काम में, तो अंगेज कौन है बेटा, अंगेज तो फैमिली है, और दे क्या रखा है, मोर देन 1, मोर देन 1 लाख, तो क्या लगाना पड़ेगा हमें, फैमिली,
जब भी कभी क्या लिखा आ जाए, मोर देन वन, मोर देन वन लिखा आ जाए, तो इसके बाद में बच्चा नाउन भी सिंगुलर होगी, इसके बाद में नाउन भी सिंगुलर होगी, और अगली वर्ब है वो भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। ठीक है ना। हाँ, अगर वन की जगह 2 3 4 5 6 7 8 होता तो ये नाउन भी प्लूरल हो जाती और वर्ब भी प्लूरल हो जाती। अगर मोर के बाद में पहले नाउन है, मोर के बाद में अगर पहले नाउन है तो ये नाउन भी प्लूरल होगी, और आगे जो वर्ब है वो भी प्लूरल ही होगी। फिर यहाँ पर ये वर्ब भी प्लूरल हो जाएगी। जैसे मोर देन वन बुक इज, लेकिन यहाँ पर अगर मोर के बाद में नाउन है तो मोर बुक्स देन वन, फिर यहाँ पर बुक की जगह बुक्स हो जाएगा, और इज की जगह में यहाँ पर आर लगाना पड़ेगा, वोज की जगह वर्ब। ध्यान रखो, मैं लिख के छोड़ देता हूँ। मोर के बाद में अगर देन दे रखा है, ठीक है ना, और वन दे रखा है, तो नाउन भी सिंगुलर और आगे वर्ब भी सिंगुलर। अगर मोर के बाद में देन नहीं है, नाउन पहले है, तो नाउन प्लूरल और आगे देन और आगे वन। अब बच्चा अगर ये नाउन प्लूरल है तो भैया जी यहाँ पर वर्ब भी फिर प्लूरल होगी। ठीक है ना। तो देखो मोर देन के बाद में वन दे रखा है, तो 1 लाख क्या हो जाएगा। अगर यहाँ पर सिद्धा कोई नाउन लिखी होती, अगर यहाँ पर कोई सिद्ध नाउन होती तब तो वो कैसी होती, सिंगुलर नाउन होती है। लेकिन अपने पास तो 1 लाख क्या दे रखी है, संख्या दे रखी है, तो 1 लाख तो एक से ज्यादा है, तो एक से ज्यादा के लिए मजबूरी में हमें क्या लगाना पड़ा, फैमिलीज लगाना पड़ा। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, मोर देन 1 लाख फैमिलीज आर ऑक्युपाइड। और देखो यहाँ पर फिर वर्ब भी ज्यादा लगा रखे, प्लूरल लगा रखे, क्योंकि फैमिलीज तो ज्यादा है ना। तो आर ऑक्युपाइड विद द सेरिकल्चर एक्टिविटीज, 1 लाख से ज्यादा परिवार है वो सेरिकल्चर की एक्टिविटीज में ऑक्युपाई है, बिजी है। जबकि अब यहाँ पर बच्चा वेयर नहीं है, वेयर एज होना चाहिए था जबकि, और या फिर यहाँ पर वाइल होना चाहिए था जबकि। कर्नाटका इज, अब कर्नाटका क्या है भाई, कर्नाटका बच्चे लोग क्या चीज है देखते हैं। कर्नाटका इज द सेक्टर है, एक प्लेस है, एक कंट्री, एक स्टेट है। मेरा मन तो ये कर रहा है कि ये लिखाऊं ही ना, क्योंकि सभी को पता है कर्नाटका है वो एक स्टेट है बस। तो कर्नाटका इज द स्टेट, कर्नाटका वो स्टेट है विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ फैमिलीज, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या में परिवार इन्वॉल्व है, किसमें, सेरिकल्चर में। और इन्वॉल्व विद और ऑक्युपाइड विद दोनों का मतलब एक ही होता है। ऑक्युपाइड का मतलब किसी काम में अंगेज, और इन्वॉल्व विद का मतलब भी किसी काम में अंगेज, बिजी। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चा हमारा। ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 97 में बच्चे लोग क्या दे रखा है, स्पेस अंडरलाइन किया हुआ पार्ट। ठीक है, और हमें इसको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। ये देखो सब्स्टिट्यूट करना है, और अगर जरूरत नहीं है सब्स्टिट्यूट करने की तो आंसर क्या बन जाएगा, नो इंप्रूवमेंट हो जाएगा। अब देखो इसने दे क्या रखा है, पहले बात तो बताओ स्पेस है वो काउंटेबल है अनकाउंटेबल है। पहली बात तो ये देखो कि स्पेस जो शब्द दे रखा है ये काउंटेबल है अनकाउंटेबल है। स्पेस, स्पेस तो अनकाउंटेबल हो गया ना, जगह थोड़ी है, 5 जगह थोड़ी कह सकती है कि मैं अपनी गाड़ी 2 जगह में खड़ी करता हूँ, ये अपनी गाड़ी 10 जगह पे नहीं। स्पेस कम ज्यादा होता है, जो कम ज्यादा होती है वो मात्रा होती है, और मात्रा किन की होती है, अनकाउंटेबल नाउन्स की होती है ना। संख्या होती है वो काउंटेबल नाउन्स की होती है। तो स्पेस के साथ बच्चा क्या लगाना है इसने, स्पेस के साथ अपन क्या लगा देंगे, लेस नहीं लगा सकते यहाँ पर। क्यों नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते लेस, अपनी तुलना थोड़ी ना कर रही है। अगर इसमें देन वगैरह कुछ लिखा होता ना, देन लिखा होता तो मैं लेस लगा देता, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री चाहिए मुझे फिर। लेकिन इसमें डिग्री की तो बात ही नहीं है, तो मुझे लेस से बना हुआ शब्द चाहिए। लेस से बना हुआ, लेस का जन्म किससे हुआ है, लिटिल, लिटिल से जन्म हुआ है, तो मुझे लिटिल चाहिए यहाँ पर। तो लिटिल कहाँ पर लिखा है, देखो वो टू लिटिल स्पेस, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देयर वाज टू लिटिल स्पेस फॉर नवीन टू पार्क हिज कार इन फ्रंट ऑफ द शॉप, यही हमारा आंसर हो जाएगा। फ्यू वाला गलत क्यों हुआ, फ्यू वाला गलत क्यों, फ्यू तो बेटा संख्या बताता है, और संख्या किसकी होती है, काउंटेबल नाउन की। स्पेस है वो तो अनकाउंटेबल नाउन है, फ्यू वाला तो हो नहीं सकता बस। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो भी क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं, बच्चा क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 98 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 98 में अपने को क्या दे रखा है, इसने दे रखा है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। हमें सब्स्टिट्यूट करना है किसको, अंडरलाइन जो पार्ट कर रखा है उसको। ठीक है ना। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट, अगर सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है तो हमारा उत्तर नो इंप्रूवमेंट हो जाएगा। चलो बच्चा इसने दे क्या रखा है, इसने दे रखा है भाई लता टोल्ड टू हर टीम लीडर। बेटा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है यार, सभी को ही पता है, इजी सी बात है, बिल्कुल इजी सी बात है ये तो। अब देखो अगर से आ जाए लिखा हुआ, ठीक है ना, से आ जाए तो आपको किसका यूज करना है, टू का यूज करना है। से, सजेस्ट, एक्सप्लेन, ठीक है, एक्सप्लेन, राइट, रिपोर्ट, लिसन, ठीक है, लिसन, ठीक है ना।
इनमें से बच्चे कोई भी वर्ब आ जाए तो हमें किसका यूज करना है, टू का यूज करना है, ठीक है ना। लेकिन 4-5 शब्द बता देता हूँ, इनके बाद टू लगाना है। अब 3-4 ऐसे बता देता हूँ जिनके बाद भूलकर भी टू नहीं लगाना। टेल, अब टेल से बना हुआ कुछ भी हो सकता है, टोल्ड भी हो सकता है, टेल्स भी हो सकता है, टेलिंग भी हो सकता है, एडवाइस, ऑर्डर, ठीक है, रिक्वेस्ट, ठीक है। इसके अलावा हो सकता है आस्क। बच्चे लोग इनके बाद भूलकर भी टू का यूज नहीं करना, आपको इसके बाद टू का यूज नहीं करना। जैसे ही टोल्ड टू मी, नहीं ही टोल्ड मी, ही एडवाइज्ड मी ना कि ही एडवाइज्ड टू मी, ही ऑर्डर्ड मी ना कि ही ऑर्डर्ड टू मी, ही आस्क्ड मी ना कि ही आस्क्ड टू मी। तो बच्चा देखो इसने टोल्ड होते हुए भी साथ में क्या लगा रखा है, टू लगा रखा है, जबकि हमें टू का यूज नहीं करना। तो कौन सा हो जाएगा, ये रहा टोल्डता के बाद में सीधा टोल्ड लगा रखा है, टू नहीं लगा रखा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 99 चेक करें भाई। क्वेश्चन नंबर 99 में क्या दे रखा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। अप इन आर्म्स, अप का मतलब होता है रेडी, आई एम अप। अगर मैं बोलूं, अगर फोन है चलें क्या, और मैं फोन करूं यस आई एम अप, इसका मतलब रेडी। तो अप का मतलब क्या हो गया, रेडी। अप का मतलब रेडी, किस काम के लिए। आर्म्स का मतलब होता है हथियार, बंदा हथियार उठा करके तैयार बैठा है, तो मतलब वो शांत है या लड़ाई झगड़े के लिए विग्रस है वो आदमी, पावरफुल आदमी है, वो किसी भी रिस्क को उठाने के लिए तैयार है, तैयार है मतलब वो राशन पानी लेके तैयार बैठा है किसी भी हालात का सामना करने के लिए। तो बताओ इसमें से कौन सा बन जाएगा। बेटा बिना कुछ ही पता ही लग गया कि बंदा एंग्री है, वो अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में एंग्री है, ठीक है ना। विग्रसली भी कह सकते हो, विग्रसली एंग्री यानी बहुत ज्यादा एंग्री भी कह सकते हो उसको, विग्रसली, विग्रसली एग्री भी कह सकते हो, यानी वो कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार है, हथियार उठा के तैयार बैठा है वो, तो ठीक है ना। तो चलो अपना क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं अभी क्या है। क्वेश्चन नंबर 100 में क्या दे रखा है, फिल द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, व्हाई नॉट गिव हिम अ फ्री हैंड। देखो गिव क्या चीज आ गई, वर्ब आ गई, वर्ब के बाद में दोबारा वर्ब आएगी, कंडक्ट, कंडक्ट वर्ब है क्योंकि इसमें कंडक्टर भी लगा सकते हो, कंडक्ट्स भी लगा सकते हो, कंडक्टिंग भी लगा सकते हो। तो बच्चा एक बार वर्ब आ गई दोबारा वर्ब लगाओगे तो नेचुरल सी बात है, पहली वर्ब दूसरी वर्ब के साथ टू लगाओ। जैसे आई वेंट टू मार्केट, आई वेंट टू मार्केट, गो के बाद में कोई स्थान सूचक शब्द है, गो के बाद कोई स्थान सूचक शब्द है तो भी टू लगाना पड़ेगा, दोबारा वर्ब आएगी तो भी टू लगाना पड़ेगा। आई वेंट टू मार्केट टू बाई बुक, जैसे टू बाई बुक्स, किताबें खरीदने। तो बच्चा जब एक बार वर्ब आ गई और दोबारा वर्ब आ रही है तो साथ में टू लगा दो बस, ठीक है ना। हाँ, इसमें इन भी लगा सकते थे, आपका उत्तर इन भी हो सकता था अगर ये कंडक्ट की जगह यहाँ पर क्या होता, कंडक्टिंग होता। तो कंडक्ट की जगह क्या होता, कंडक्टिंग होता ना, तो आप इन भी लगा सकते थे, ठीक है। इन कंडक्टिंग भी होता है और टू कंडक्ट भी हो सकता था, लेकिन इसने तो आईएनजी लगा नहीं रखा था, लगा नहीं रखा, तो बच्चा हमें तो मजबूरी में डी ऑप्शन को चुनना पड़ेगा। तो बेटा ये था अपना आज का सॉल्यूशन। अगले सॉल्यूशन के साथ, अगले पेपर के साथ फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत, बढ़िया अच्छे से तैयारी में लगे रहिए।